हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपने वर्क एनर्जी के मेरे प्रीवियस 3-4 वीडियो जरूर देखे होंगे। आज हमारा वर्क एनर्जी का अंतिम वीडियो है जो आपके एनसीईआरटी बेसिस सीरीज का ये हमारा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसका ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम जो करेंगे थोड़ा एडवांस पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वो थ्योरी है जो आप कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आपको वहाँ पर दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले थ्योरी करा दिया जाए। तो आज ये आखिरी है और आज हमारा जो कंसेप्ट है, जो चैप्टर है, वो है स्प्रिंग का बच्चों, ठीक है। स्प्रिंग टॉपिक है आज हमारा और स्प्रिंग के बारे में हम जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा स्प्रिंग में जो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम डिफाइन करेंगे। और ये स्प्रिंग कैसी है? ये इलास्टिक स्प्रिंग है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इलास्टिक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आज हम उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर? देखिए, सपोज मैं आपके पास 2-3 डायग्राम बना रहा हूँ। ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये फिक्स एक रिजिड सपोर्ट है इसका, ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को ये हमने रख दिया जिसका मास m है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये स्प्रिंग हमारी आइडियल कंडीशन में है बच्चों। ये हमारी इसकी मीन पोजीशन है x=0। अभी ये हमारी आइडियल स्प्रिंग है, या आप इसको बोल सकते हो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। स्प्रिंग आपका रेस्ट पे है, कोई फोर्स वोर्स नहीं लगा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, स्प्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम के बोलते हैं, ये के जो है यहाँ पे ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम में मैं आपको बताऊं, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कुछ एक और नाम से बोलते हैं, तो वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट ना लिख के लिखा गया था स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो है मेरा, वो मेरा क्या है, के, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो इसकी ये पोजीशन है, यहाँ पर इस पे फोर्स भी जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है जिसमें सारे पार्टिकल आपके रेस्ट पे हों, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ब्लॉक जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये रेस्ट पे है। आपने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया, तो जैसे आप बच्चों फोर्स लगाएंगे तो ये इस मीन पोजीशन से मान लीजिए इतना डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये इसका मास m है, आपने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये इतना हमारा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। हो सकता है आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन उसके बाद स्प्रिंग हमारी कॉम्प्रेस हो गई और यहाँ पहुँच गई। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो सकती है जब आप इसको खींचेंगे, और या कॉम्प्रेस हो सकती है। क्या हो सकती है? कॉम्प्रेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी स्प्रिंग अगर आपकी फोर्स लगा रहे हैं आप जैसे ही, तो इक्विलिब्रियम पे जैसे हमने फोर्स लगाया, इस ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स कह, यहाँ पर इसका नाम है हमारा स्प्रिंग फोर्स, जिसको मैं एफ एस लिख रहा हूँ, जिसको मैं एफ एस लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एफ एस इस साइड लगाया था, एफ एस मेरा पॉजिटिव था लेकिन एक्स मेरा नेगेटिव हो गया, मैंने ये चीज़ें एज्यूम करी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है लेकिन मेरा एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो जिस केस में आपकी मेन पोजीशन से स्प्रिंग बढ़ रही है, आगे इंक्रीज हो रही है उसकी स्टिफनेस, उसकी लेंथ, तो हम इसको बोलते हैं इलोंगेशन या इलोंगेट। इलोंगेशन हो रही है स्प्रिंग या इलोंगेट हो रही है, और यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है या कॉम्प्रेस हो रही है। तो जो हुक्स साहब थे हमारे, हुक्स साहब ने ये कहा बच्चों कि जो आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स जो होगा, ये उसके डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। या आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो आपका ये एफ एस है ये एक्स के क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक, इसको सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट आएगा -kx। इस k को ही हम क्या बोलते हैं, इस k को बोलते हैं बच्चों हम स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो इसको हम
हुक्स लॉ भी बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये स्टिफनेस इसलिए लिखा है, यहाँ पर क्या होता है, हम कहेंगे स्प्रिंग स्टिफ होगी जब के लार्ज होगा, ठीक है। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जब भी लिखा आएगा, इसका मतलब के की बात हो रही है। स्टिफनेस आपकी लार्ज होगी जब हमारा के लार्ज होगा या के ज़्यादा होगा। और वहीं अगर आपकी स्टिफनेस जो स्प्रिंग की है कम होगी, या आप बोल सकते हो सॉफ्ट होगी अगर के स्मॉल होगा। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन दिखा रहा है बच्चों कि जो हमारा एफ एस है, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। समझ रहे हैं, ये एक्स से या डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर आप इसमें वर्क डन निकालें, किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू, वो कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इसलिए मैं एक्स के अलॉन्ग एफ डी एक्स लिख लिया। तो टोटल हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जब एफ डी एक्स, और आप देखिए इनिशियल पोजीशन मान लीजिए एक्स आई है और फाइनल क्या है, एक्स एफ, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ऐप की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो वर्क हो जाएगा, ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल के एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लगाइए, के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद अपर और लोअर लिमिट जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्क इक्वल टू, ये माइनस था तो ये हो जाएगा के एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। तो जैसे ही आप माइनस को एडजस्ट करेंगे तो आपको जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हाफ एक्स आई इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ फाइनल का स्क्वायर। तो ये हमारे स्प्रिंग का वर्क डन है एक्स आई से एक्स। अब देखो ये मैंने इसलिए जनरलाइज किया क्योंकि आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि 2 मीटर से 4 मीटर में बताइए, तो आपको इनिशियल 2 से 4, हमारे यहाँ पे 0 से क्या है, एक्स है, तो 0 से एक्स है, इसका मतलब है हमारे इस केस में एक्स आई कितना है, 0 है, और एक्स एफ कितना है, एक्स है। तो इस हिसाब से अगर आप 0 रखते हैं इसमें, एक्स आई 0 हो जाएगा, तो एक्स जो फाइनल है हमारा, ठीक है, तो फाइनल में क्या हो जाएगा, अगर इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि अगर ब्लॉक को आप एक्स आई खींचा और एक्स आई आपने ले आए तो कितना वर्क डन होगा, तो वहाँ पर आप ऑब्वियस बात है 0 कह सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें अगर देखें इसके बारे में, वो हम देखते हैं, वो क्या है बच्चों। देखो जितने भी अभी हमने डिस्कशन किया उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला हमने डिस्कशन किया कि जो स्प्रिंग फोर्स है आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा माइनस इंटू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे कोई के की डायमेंशन पूछे तो के की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी एफ ओवर एक्स, ठीक है, मॉड ले लेते हैं। तो ये न्यूटन मीटर -1 ये इसकी यूनिट है, यहीं से आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ये एसआई यूनिट है मेरी, कई बार पूछी गई है। दूसरा जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फोर्स हमारा पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट, और ये पोजीशन पे डिपेंड हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको कह देता हूँ इट इज़ अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। दूसरी बात, जो वर्क डन है, अभी हमने देखा था वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, वो कितना आया था हमारा, वो हमारा आया था हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, ये आया था। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो आपका वर्क डन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो वर्क डन अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, तीसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा,
साइक्लिक प्रोसेस में आपका वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अगर आप एक्स आई से एक्स आई ले जाएं तो हाफ के आई एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तभी हम कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है इनका वर्क डन क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप इस ब्लॉक को पुल कर रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, जैसे मेरा ये स्प्रिंग थी जिसका एक के है और ये मास एम है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है यहाँ पे। तो अगर इस ब्लॉक को आप पुल कर रहे हैं बच्चों एक कांस्टेंट स्पीड से बाहर की तरफ करेंगे, या आप ये बोल सकते हो क्वासी स्टैटिक मोशन हो रहा है, क्वासी मतलब बहुत स्लो हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका वो इक्वल हो जाएगा अपोजिट टू इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है जिससे आप इसको खींच रहे हो, तो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा काम करेगा, उसका जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या काम करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर जो वर्क डन हुआ वही हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो जी हाँ बच्चों, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो इसका मतलब है जितना हमारा वर्क डन आया वही हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने हमारी जो कंडीशन थी वहाँ पर हमारा एक्स आई कितना था, 0 था, और एक्स एफ कितना था, एक्स था। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो यू एक्स है हमारा कैसे आ जाएगा, यू एक्स माइनस 0 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो हमारा ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इसमें एक्स रखें फाइनल की जगह तो ये नेगेटिव आएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी डिफ़ाइन होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन डिफ़ाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्सों के लिए। दो रिलेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल आर, और ये तो किसी भी अगर आपको वर्क डन दिया है उसको आप नेगेटिव कर दीजिए, आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफ़ाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को ग्राफिकल मेथड से देखें तो एक ग्राफिकल मेथड भी है बच्चों, आप ग्राफिकल मेथड आप ग्राफ से भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो मेथड क्या है, देखिए, अब आपने अभी भी पढ़ा कि F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है हुक्स लॉ। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा देखिए, एफ और अगर एक्स में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है। अगर प्लस के एक्स होता तो ऐसे ड्रॉ होता, माइनस के एक्स है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। अच्छा जी, ये कौन सा ग्राफ है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और आपको पता होगा, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो एरिया होगा, एरिया अंडर एफ एक्स या फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, वो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन के फॉर्म में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर ये एरिया निकालें, और ये एरिया किसके फॉर्म में निकालें, एक्सटेंशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो आपका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हाइट इंटू बेस। तो हाफ हाइट है एफ एस, ठीक है, हाइट क्या है हमारी, एफ एस है, ये एफ एस मान लीजिए, इंटू बेस कितना हो जाएगा, बेस आप इसको एक्स एम मान लीजिए, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो एक्स एम हो गया। तो हाफ ये हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू, और जो एक्स एम है आपका, अब ये भी एम कर लीजिए फिर, या एक्स कर लीजिए, एम ही कर लीजिए, दोनों को एक्सट्रीम पॉइंट है, तो के एक्स एम का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया, ठीक है। और आपको पता होगा ये वर्क डन स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हैं इसका जो एरिया होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में,
अब इसमें अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं बच्चों, आपको पता है कि स्प्रिंग की जो एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको मैं x की पावर m कर लेता हूँ, वहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी करें, क्योंकि वहाँ पर तो टोटल गेन हो जाएगा, हाफ mv² 0 के बराबर होगा। क्योंकि जब आपने एक बार खींच ली कोई स्प्रिंग को, यहाँ से कोई स्प्रिंग को आपने मास m है इसको यहाँ पहुँचा दिया, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अभी भी हमने निकाला, हाफ, मान लो डिस्टेंस एक्स एम है तो के एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंटरमीडिएट पोजीशन पर आप देखें, आप देखो ये एक्स एम है तो ये वैल्यू एक्स की किसके बीच में होगी, माइनस एक्स एम से प्लस एक्स एम। एलोंगेशन होगा तो एक्स की पावर एम, कॉम्प्रेशन होगा तो माइनस एक्स एम। ठीक है, अगर इलोंगेशन होगा तो प्लस एक्स एम, और अगर कॉम्प्रेशन होगा माइनस एक्स एम। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी कहाँ पर, इंटरमीडिएट फॉर्म पे, इंटरमीडिएट पे आपकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी क्या है, के एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म में, और हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कोई बीच की पोजीशन है, वहाँ पर तो काइनेटिक भी रहेगी पोटेंशियल भी रहेगी, और टोटल एनर्जी हमारी इतनी रहने वाली है, क्योंकि ये तो टोटल है ना एक्सट्रीम पे। अच्छा, जिसको सॉल्व करेंगे ना तो इंटरमीडिएट पे आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा, के बाई एम एक्स का स्क्वायर। वहीं अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बच्चों बताओ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, तो सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अब आपकी EQ पोजीशन लिख दिया मैंने, वहाँ पर x 0 होगा, तो x 0 होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, प्योरली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ के, जो भी उसकी एक्स एम है वो एक्स एम स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो वी एम जो है, ठीक है, सॉरी ये के एक्स, ये हाफ एम भी होगा, हाफ एम वी एम स्क्वायर। तो वी एम की स्पीड अगर आपको यहाँ से पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, के बाई एम एक्स एम, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी इसको ऐड करेंगे तो वो निकल जाएगी, तो इसके इक्वेट कर दीजिए तो हमारी ये स्पीड का तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। वहीं अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, तो फिर ये इक्विलिब्रियम से बढ़ते हुए किसी हाइट की तरफ जो रिप्रेजेंट करेगा u, और किसी हाइट से जब मोशन हो रहा है इक्विलिब्रियम से घट रही है k, और इन दोनों को जो ओवरलैप कर रही है उसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। तो ये हमारा u k और इसका पूरा ग्राफ था और स्प्रिंग की पूरी कहानी थी। ठीक, अब एग्जामिनर बच्चों, वैसे तो थ्योरी इतनी थी स्प्रिंग की, ठीक है, टाइम पीरियड वाला तो हम ऑसिलेशन एंड वेव में पढ़ते हैं। जो टाइम पीरियड है हमारा, अगर मैं 1 मिनट में उसको भी बता दूं तो आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए कोई जैसे ये स्प्रिंग है ये, और यहाँ पर एक मास m है, ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक मास m1 ये रहा, और एक मास ये स्प्रिंग है, ये m2 है, ये दूसरा मास है, ये 2 हो गए। मान लीजिए ऐसे स्प्रिंग की ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये मास है। मान लीजिए ये ऐसे कुछ हमारा फिक्स सरफेस है, और ये हमारा एक सीरीज वाली बात हो रही है। तो सबके स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन है, K1 K2 K1 K2 K1 K1। तो आपसे टाइम पीरियड पूछ दिया जाए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=2π/ω, और ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m। अगर फ्रिक्वेंसी पूछ दिया जाए 1/t, ये फॉर्मूले हैं, तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2π, ठीक है, तो √m/k इसका फॉर्मूला है। तो मतलब ऊपर इनर्शिया फैक्टर आ जाएगा, नीचे स्प्रिंग फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 मास हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2π, और मास की जगह पे रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगाना है μ/k। और म्यू क्या होगा यहाँ पे, म्यू होगा यहाँ पे m1 m2, ये आपको केमिस्ट्री में आता होगा, m1 + m2। इस चैप्टर में नहीं है, ऑसिलेशन है, मैंने बस रिवाइज करा दिया आपको। ये जो है बच्चों, ये है हमारा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये K1 है और ये मास m है,
और ये K2 है, ठीक है। तो ये भी हमारा पैरेलल ही कॉम्बिनेशन है, एक से एक जगह पे एंड लगे हुए हैं, एक ही जगह पे एंड हो रहे हैं और एक ही जगह पे शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी M K इक्विवेलेंट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग में जैसे कैपेसिटर में ऐड होता है वैसे ही ऐड होता है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगेन वही फॉर्मूला होगा 2 पाई, आपको यही याद रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो K इक्विवेलेंट यहाँ पे जैसे कैपेसिटर जैसा जोड़ना है K को, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें अगर वर्टिकल हो जाए, मतलब ये वाला डायग्राम अगर ऐसे भी हो जाए तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी से रिलेशन है, मैंने आपको 4 बता दिए, 4 ही हैं जनरली एनसीईआरटी में, ठीक है। और ये भी हो सकता है 2 सीरीज में एक पैरेलल में, तो वहाँ पर आप ध्यान से इनको करिए। के को आपको अच्छे से जोड़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको थोड़े, क्योंकि आपने थ्योरी तो बहुत जगह से करी है, फिजिक्स में आप अगर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आपको दिक्कत है। आप जब भी थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसमें ये थीटा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और आपसे कहा गया है कि एक 80 किलो का नीचे को गिरना शुरू हुआ, ऐसे ये गिर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया है और जिसमें स्मूथ सरफेस हमारा है, स्मूथ सरफेस इसमें हमने रिलीज किया है। अच्छा जी, और जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 20 न्यूटन पर मीटर है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये यहाँ गिरेगी तो ऑब्वियस बात है इसको टुचुक करके मारेगा, और ये थीटा भी दिया है 45, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इस पे आएगा तो टुचुक करके मारेगा, तो आप खुद ही सोचिए कि कॉम्प्रेशन होगा। तो जब कॉम्प्रेशन होगा तो आप खुद बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ब्लॉक बिफोर इट कम टू रेस्ट। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दी है इसमें कि जो स्प्रिंग में आपका कॉम्प्रेशन हुआ है, इसमें जो कॉम्प्रेशन हुआ है वो 1 मीटर हुआ है। हो सकता है आपसे कॉम्प्रेशन पूछा गया, लेकिन ये कह रहा है कॉम्प्रेशन 1 मीटर हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे कि ये आपका रेस्ट में आने से पहले ये रेस्ट आ जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब ये यहाँ से मोशन करेगा तो इसके पास क्या होगी, आपकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी, ठीक है। जब ये हमारा ब्लॉक कम टू रेस्ट आएगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, जो स्टोर कर लेगा ये, ठीक। अब आप देखिए किसी हाइट की वजह से इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh, ठीक है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ kx² मान लीजिए, और x यहाँ पे हमको दिया है, k हमको दिया है, m हमको दिया है, g हमको दिया है। अब d की बात करें, देखिए ये 30 डिग्री है, मान लीजिए d डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हाइट h है। तो यहाँ से आप अगर साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा होता है h/d, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, d साइन थीटा, ठीक है। तो d हमें पर निकालना है, साइन थीटा है हमारा 45। तो यहाँ पर रखें अगर mg d साइन 45 तो इक्वल टू हाफ kx²। तो सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 80 × 10 × d हमें निकालना है, साइन 45 1/√2 इक्वल टू हाफ, k हमें दिया है 20, x हमें दिया है 1। बस आंसर इजीली आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जैसे ये एक सरफेस है, अगर इंक्लाइन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, ये एक स्प्रिंग है, और यहाँ पर एक मास m है, यहाँ से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, आपसे कह रहा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे के है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो कितना होगा। सिंपल सी बात है, जब ये मोशन कर रहा है बच्चों, अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही ये इससे टकराएगा काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है इसके बाद भी पोटेंशियल नहीं रहेगी कुछ, ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, लॉस जो होगा वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो लॉस क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, और गेन कितना हो रहा है, हाफ के एक्स मान लीजिए, कॉम्प्रेशन इसमें एक्स हुआ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हाफ से हाफ कट गया, तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट एम वी स्क्वायर बाई के, ये आपका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे जो कि काफ़ी आसान है, बस आपको करना है इनको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है जिसमें जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गलत करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप एक मिनट ट्राई करिए। जनरली हम इसमें क्या लगाते हैं बच्चों, हम ये करते हैं कि वर्क जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, दैट मीन्स वर्क के प्रपोर्शन होगा, तो वर्क ए का के ए के बराबर और वर्क के बी का के बी के बराबर, और यहाँ से हम रिलेशन निकाल के आंसर निकालते हैं जो कि गलत है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए ना, हम वर्क का जनरली ये फॉर्मूला डाल देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है बच्चों। हमें करना क्या है, अगर आप देखें हमें ये दिया है कि स्प्रिंग ए एंड बी आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट एज स्टीपर कह रहा है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बताया था ज़्यादा स्टीपर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो फोर्स देखो कि के एक्स है, तो एक्स इक्वल टू जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एफ बाई के हो जाएगा, क्योंकि ये के से इस एक्स में भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। अगर स्टीफर ज़्यादा होगा तो उसमें जो कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन है, एक्सपेंड लिखा है तो इलोंगेशन कम ज़्यादा फ़र्क तो पड़ जाएगा ना, जिसका ये ज़्यादा होगा उसमें ये कम होगा, जिसकी ये ज़्यादा होगा। जो हार्ड स्प्रिंग होती है आप कहाँ खींच पाते हैं उसको ज़्यादा, वहीं अगर मैं आपको पेन की स्प्रिंग दूँ आप उसका रूप ही बिगाड़ देंगे, क्योंकि इसका एक कम होता है। आप डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते ना, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपने कह दिया डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ये एक्स का क्या होगा बच्चों, ये एक्स भी तो डिपेंड कर रहा है आपका, समझ रहे हैं ना। तो ये हटाइए, तो ये हो गया। और यहाँ से देखिए आपका जो वर्क है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आपको इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो हाफ के एफ बाई के का स्क्वायर, तो यहाँ से पूरे ही अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ स्क्वायर ओवर 2k हो जाएगा। तो जो हमारा वर्क की देखो फोर्स तो सेम है ना, नहीं तो फोर्स को भी लेना पड़ जाता, स्ट्रेच बाय सेम फोर्स लिखा है। तो जो वर्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/k पे, यहीं से कहानी बदल जाएगी पूरी, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो दोनों के लिए अगर हम लगाएं तो डब्ल्यू ए ऑफ डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बी के, और यहाँ पे लिखा है ए ज़्यादा स्टीफर है, दैट मीन्स के ज़्यादा है के बी से। तो अगर के ज़्यादा है के बी से तो इसका मतलब है ए में वर्क भी कम होगा इससे। अगर आप डायरेक्ट ये वाला लगाते कि वर्क इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू के, तो जिसका के ज़्यादा उसका वर्क ज़्यादा, जो कि गलत है बिल्कुल। आपने एक्स को कैसे अवॉइड कर दिया बच्चों, एक्स के बारे में कोई बातें लिखी हैं कि सेम डिस्टेंस में हो रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन तब सही होता जब आपसे कहते कि सेम फोर्स लगा के सेम डिस्टेंस में इलोंगेट हो रही हैं या कॉम्प्रेस हो रही है, तब आप ठीक थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है। स्टीफर का मज़ा ही ये है, ये क्वेश्चन आया था आपका एक बार कहीं, आप देखिएगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमने क्या पढ़ा था, f इक्वल टू माइनस के एक्स। आपसे ये कहा गया अगर आपका f इक्वल टू प्लस के एक्स होता है और k जो है वो पॉजिटिव है, समझ रहे, किसी भी स्प्रिंग के लिए f इक्वल टू के एक्स होता है और k आपका पॉजिटिव है, तो आपसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में x में ग्राफ बताइए। कई बार ये क्वेश्चन आया है और ये जेई में आया है बच्चों, तो क्या होगा बताइए। तो ध्यान से देखिए आप, अगर इसको आप करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जनरली हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो आएगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर आती है, ये तो आती है,
और इसको हम देख के ये कह सकते हैं ये तो पैराबोला है, कह सकते हैं ना बच्चों, पैराबोला है। और पैराबोला है तो हम कहेंगे कि सर जो ग्राफ होगा ये यू एक्स है, ये एक्स है, तो हम पैराबोला में ये जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। आप यही तो कहेंगे, जो कि गलत है। समझ रहे हैं क्यों? ये जो डिफाइन होता है ये f इक्वल टू माइनस के एक्स के लिए डिफाइन होता है, यहाँ पर क्या है प्लस के एक्स, तो ये तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप खुद ही सोचिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, f इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे, तो जो u होगा वो माइनस ऑफ एफ डी एक्स हो जाएगा। तो f तो के एक्स है, तो इसको जब u को सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें x के बीच में बनाना है तो 0 से x तक आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको। ग्राफ आपका पैराबोला ही आएगा, लेकिन जो पैराबोला है वो हमारा x एक्सिस के बिलो लाई करेगा। तो आप कह सकते हैं जो हमारा सही आंसर होगा इसका वो क्या होगा, ये u है, ये x है, वो ऐसे होगा। समझ रहे हैं? नीचे को हो जाएगा नेगेटिव की वजह से, क्योंकि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखें। मैं इसको एक नोट बना देता हूँ, नोट ये बना रहा हूँ, नोट। अगर f इक्वल टू आपका माइनस के एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी और 0 टू x के बीच। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, अगर आपका f प्लस के एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, जो कि 0 टू x के लिए, और हमारा जो ग्राफ होगा वो ये हो जाएगा। और ये बच्चों आप कहेंगे ये कहाँ आता है ऐसा क्वेश्चन, ये आपका IIT JEE 2004 में आ रखा है, तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, और नीट में तो डायरेक्ट ही उठा लिए जाते हैं, तो नीट वाले तो इनको अच्छे से कर लीजिए। नीट वालों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो नीट वाले बच्चे हैं, जे वालों को तो बहुत कुछ करना है लेकिन नीट वालों को ज़्यादा नहीं करना है। क्यों? नीट वालों को सबसे पहले NCERT करना है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए, आप बहुत सारी बुकें फॉलो करते हैं कि ये करें वो करें, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप जेई वाले बच्चे हैं, अगर आप नीट वाले बच्चे हैं, मैं मानता हूँ दोनों के पेपर में धरती आसमान का फ़र्क है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, चाहे कोई भी बच्चा है, NCERT करना है उसको बहुत अच्छे से। जेई वाले को तो बहुत अच्छे से NCERT करनी है, नीट वाला अगर थोड़ा सा ऊपर से भी कर रहा है तो चलेगा। ठीक है, दोनों को करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जेई वाला बच्चा है बच्चों, उसको तो मतलब हर क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन को सोचना है, हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड और क्वेश्चन सोचना है। समझ रहे हैं? नीट वाला तो उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन जेई वाले को सोचना है वहाँ पे कि क्या क्या और हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है, एडवांस उसका एग्जाम्पल बनाने हैं। अच्छा, एक बार NCERT जब किसी की भी हो जाएगी तो उसको NCERT एग्जाम्पलर करनी है, चाहे वो नीट वाला है जेई वाला है। ठीक है, दोनों को करनी है। ठीक, जे वाले को अगेन वही बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है, जे वाले को इन दोनों टॉपिकों में रिसर्च करनी है बहुत, अगर आपके पास टाइम है। उसके बाद PYQ, जो जेई वाला है उसको तो JEE PYQ वो करेगा तो नीट अपने आप ही कवर हो जाएगा, हर चीज़ कवर हो जाएगा। लेकिन जो नीट वाले हैं पहले वो अपने नीट के PYQ करें, और नीट PYQ करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, JEE PYQ, जेई मेन के PYQ कर लेगा तो मैं 180/180 कहूँगा, क्योंकि अगर वो जेई के PYQ कर पा रहा है तो उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है। अब नीट वालों का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यही फिर उन्हें बार बार रिपीट करना है, यही सर्कल साइक्लिक प्रोसेस चल रही है। लेकिन जो जेई वाला है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, उसको NCERT के साथ SCV करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेन की तैयारी है। अगर आप एडवांस की तैयारी करेंगे वहाँ पर फिर आपको सबसे पहले आप एडवांस प्रॉब्लम देखिए। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं जेई, तो एडवांस क्वेश्चंस देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपका बेसिक जरा सा भी वीक है तो एडवांस के क्वेश्चन नहीं लेंगे, 2-3 टॉपिक मिक्स होंगे। समझ रहे हैं? इरोडो आप इसको देख सकते हैं, इरोडो और 2-3 किताबें आती हैं। ठीक है, ये करिए। उसके बाद उनके लिए और किताबें भी हैं, इतना एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ रेफरेंस बुक, आप फिजिक्स गैलेक्सी वाले जो सर हैं आशीष अरोड़ा, उनकी बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, मैंने खुद करी हैं वो किताबें।
आपका उससे इतना बढ़िया कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सर, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे यूट्यूब में डायमंड है आपके लिए, हीरा है। अगर उनकी आप किताबें ले लें और ये सब देखेंगे, उसमें इंक्लूड है। उन्होंने एससीबी, एडवांस क्वेश्चन, इरोडो, हर क्वेश्चन के ऐसे उन्होंने एक्सरसाइज बनाई है। आप एक बार ज़रूर देखिए, सैम्पल के फॉर्म में, मैं कोई पेड नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से कराते हैं सर। उसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, उनका खुद का चैनल है यूट्यूब में, समझ रहे हैं। तो एडवांस बहुत बढ़िया किताबें हैं उनकी, वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं होगा करने के लिए, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, एडवांस में हेल्प मिलेगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों बेसिक में इतना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। अब मैं वर्क एनर्जी में एक हमारी वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो जो होगी थ्योरी में, वो आएगी ग्राफ की। एक बार हम सारे ग्राफ हर चैप्टर के डिवाइड हुआ यहाँ पे डिवाइड करके उनको पढ़ लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के और वर्क के, पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी ग्राफ हैं, एक वीडियो और आएगी इसकी थ्योरी में, और फिर ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हम PYQ करेंगे। अब मेरे को दिक्कत नहीं आएगी PYQ करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ। और बहुत जल्दी आप इंटू 2 करिए, मैं बहुत स्लो बोलता हूँ अगर आपको सच में बताऊँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अगर 1.5 भी करेंगे ना, फटाफट नोट्स बनाइए, ख़त्म कहानी, समझ रहे हैं। मैं आपको नोट्स इसलिए नहीं देता हूँ PDF बना के, आप लिखते नहीं है, तो इसलिए खुद लिखिए आप। अगर एक बार लिख लेंगे पॉज कर करके, स्क्रीनशॉट मत लीजिए बच्चों। तो उसके बाद हम PYQ करेंगे वर्क एनर्जी के, और यह बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा सोचा मैंने ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक दो कंसेप्ट याद आया मेरे को, मैंने कहा बता देता हूँ, अलग से क्या वीडियो बनानी इस पर बच्चों। कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन को अगर हम वर्क एनर्जी में घुसा दें तो देखो, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऑफ रेडियस r अंडर अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इतना, वेयर k इज कांस्टेंट, व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और जब भी बच्चों कोई गोल घूम रहा है किसी सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर में, तो आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चीज़ गोल घूम रही है ना, तो उस पर दो फोर्स होंगे। जैसे आप देखते होंगे जब कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो एक फोर्स तो अंदर को सेंट्रीपिटल लगता है और एक उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, समझ रहे हैं। तो जब भी दो लोग घूम रहे हैं आपस में, तो आप कह सकते हैं कि सर वहाँ पे दो फोर्स होंगे। सेम यहाँ पे एक उसमें कॉमन होगा सेंट्रीपिटल। तो इसका सॉल्यूशन देखिए पहले आप, एक होगा सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, इतना, वो साफ साफ दिया है, तो हम मोड़ ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपको पता होना चाहिए mv²/r, ठीक है। ये रेडियस ना स्मॉल r है, तो mvr इक्वल टू k/r²। मतलब जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे गोल घूम रहा है, जिसकी मास यहाँ, ये मास है, डिस्टेंस r है, तो इसलिए गोल घूम रहा है, तो एक तो सेंटीमीटर लग रहा है, एक इस पर ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, एक r से एक r कट जाएगा, तो mv² आपका किसके बराबर होगा, k/r के, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², तो इसका मतलब है k/2r। मैंने mv² की वैल्यू उठाई और नीचे रख दी। अब देखिए, ये तो पहला बात है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है -del U, पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इक्वल टू -del U/del r। तो जो -del U/del r है आपके पास, यहाँ पे फोर्स है, आपको फोर्स तो दिया ही है ना। तो फोर्स के केस में आप क्या करेंगे, U इक्वल टू -F.dr, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। क्योंकि ऐसी कोई फिक्स लिमिट तो दी नहीं है हमको, तो हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखिए f की वैल्यू यहाँ पे रखिए। f की वैल्यू क्या है, k/r²। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, क्योंकि माइनस ए था, इन्फिनिटी से r माइनस k/r² dr। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -k/r। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, कितनी, k/r। ई भी आ गई। तो टोटल एनर्जी कह गए हैं कुछ लोग, कितना होता है बताइए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, k/2r माइनस k/r। तो आपका आंसर आ जाएगा -k/2r। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला। तो ये भी आपका एक बार आया था जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन, तो अगली बार रिपीट होने के चांस हैं, तो हमेशा याद रखना। अच्छा, कई बार ऐसा आता है कि मोशन कर रहा है गोल गोल, तो टाइम पीरियड निकालो, तो वहाँ पे फिर टाइम पीरियड वाली कंडीशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।